Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. सो बात करते हैं आपके 100 क्वेश्चन सीरीज़ की, जहां हम बात करें स्पॉटिंग एरर्स को लेके और जहां मैं आपको पढ़ाता हूं बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सेशन में क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक की, यानी कि 10 दिन की सीरीज़ थी और आज है आपका डे 10 और आज आपका 10th डे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक का डिस्कशन होगा। तो आज ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप सब ने सीरीज़ को बहुत अच्छे से समझा होगा, क्वेश्चंस को डिस्कस किया होगा। अभी एग्ज़ाम्स के लिए हम इतना ही करा रहे हैं, लेकिन आगे आगे जब चीज़ें और होंगी और बेहतर सीरीज़ आपके लिए आती जाएंगी, उसके लिए आप कभी भी घबराएं ना। शुरू करते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस देखते हैं, फिर दोबारा से थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा बनाया गया कुछ इसलिए कि शायद हो सकता है कि आपको लगे कि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन चीज़ें वही छुपी होती हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है। हमने लिखा नेम यूलिसिस, द लेजेंडरी किंग, ग्रीक किंग ऑफ इथाका, एंड द होमर्स हीरोइक एपिक पोम द ओडिसी वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द ओलंपियंस फैमिली। मतलब क्या हुआ कि यूलिसिस कौन है? द लीजेंडरी ग्रीक किंग ऑफ इथाका, एक तो ये इसके लिए ये रेफरेंस दिया गया, एंड द हीरो ऑफ होमर्स एपिक पोम द ओडिसी वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द ओलंपियन फैमिली। अब बात आती है कि ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट होता क्या है। ध्यान से देखो, आसान क्वेश्चन है। ये जो ओल्ड आता है ना, इसका यूज़ हम हमेशा एज के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका कंपेरेटिव लिखते हैं तो OLDER भी बनता है और सुपरलेटिव बनता है ओल्डेस्ट, और ELDER भी बनता है और ELDEST एल्डेस्ट भी बनता है। यानी कि इसके दो कंपेरेटिव हैं और दो सुपरलेटिव हैं। पॉजिटिव में एक ही है, ठीक है, ओल्ड। तो एज में भी ओल्ड हो सकता है, और कोई चीज़ कैसे हो सकती है बेटा, कोई चीज़ मानो एज में ओल्ड है या पुराने टाइम की है, उस सबको आप ओल्ड ही कहते हैं, ठीक। लेकिन जो ओल्डर आता है ना, ये किसके लिए आ सकता है? ये थिंग्स के लिए भी आ सकता है। कोई पुराना चर्च है, वो टेम्पल है, उसके लिए ओल्ड लगा सकते हो। और ये पीपल के लिए भी आ सकता है, अगर गांव का सबसे बूढ़ा इंसान कोई है तो, ठीक है। लेकिन जो एल्डर आता है ना, सीनियरिटी के लिए आता है, और अक्सर इसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए? फैमिली में। अगर फैमिली में कोई आप में बड़ा है तो वो एल्डर या एल्डेस्ट होगा, वो ओल्डेस्ट नहीं होगा। तो ओल्डेस्ट नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा एल्डेस्ट, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं ना किसकी? ओलंपियन फैमिलीज़ की बात करें, ओलंपियंस फैमिली, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर आर द 4 फेमस ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। शायद किसी ने कभी पढ़ी हो। ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर, ये चारों की चारों फेमस ट्रेजेडीज हैं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। द फर्स्ट इज द स्टोरी ऑफ ओमकारा, यानी कि जो ओथेलो है वो ओमकारा की स्टोरी, मूवी देखी हो। एंड द लेटर इज द स्टोरी ऑफ 3 लविंग डॉटर्स, यानी कि लेटर जो है, अब वो लेटर कौन सी, ये समझना होगा। अब लेटर मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये समझो। देखो यहाँ बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है, समझना ये है कि जब दो चीज़ें होती हैं, जैसे राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, ये दो हैं, ठीक है। ये राम पहला है, ये मोहन बाद में, तो फुल स्टॉप लगाता हूँ। राम के लिए लिखेंगे हम फॉर्मर, यानी कि राम इज अ पोएट, ठीक है। ये मोहन कौन होगा? ये होगा आपका लेटर। लेटर मतलब मोहन इज एन आर्टिस्ट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब दो लोग होते हैं तो दो में पहला वाला फॉर्मर होता है और दो में दूसरा वाला लेटर होता है। अब हो जाते हैं 3, राम है, मोहन है और सोहन है। तो इसको हमेशा ऐसे याद रखें कि जो राम होगा ये हमेशा फर्स्ट होगा और ये जो सोहन होगा ये हमेशा लास्ट होगा। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेकंड। अब इस बीच में जितने भी आ जाएं, 4 आ जाएं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। 5 आ जाएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। क्लियर है? तो ये समझने वाली बात है। तो यही यहाँ आंसर दिया गया। द फर्स्ट इज द स्टोरी ऑफ ओमकार। अब मुझे नहीं समझ आया लेटर किसको कह रहे हैं, तो अगर मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, मानो इसको कहना चाह रहा हूँ, तो ये क्या होगा? ये होगा सेकंड, ठीक है।
अगर मैं इसको कहना चाह रहा हूँ तो ये होगा सेकंड, और अगर मैं इसको कहना चाह रहा हूँ इस वाले को, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका लास्ट, ये होगा लास्ट आपका। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आई, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा। ईदर ही इज ड्राउन्ड और सम पासिंग शिप्स सेव्ड हिम, क्या करेक्ट आंसर होगा, करके बताएं बेटा। ईदर ही इज ड्राउन्ड और सम पासिंग शिप्स सेव्ड हिम। ठीक है, देखिए ईदर से सेंटेंस शुरू हुआ और लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कोरिलेटेड कंजंक्शंस होते हैं ना, कौन कौन से आपके, जैसे ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ये होते हैं आपके कोरिलेटेड कंजंक्शंस। ठीक, इनके साथ ये रूल कहा जाता है कि इसके बाद आना वाला पार्ट ऑफ स्पीच या इसके बाद आने वाला पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, ये रूल है। अगर ये रूल है तो ईदर के बाद ही आया है, ये प्रोनाउन है, और के बाद सम पासिंग शिप्स आया है, ये नाउन है। इसका मतलब बात सही है, मतलब दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, नाउन प्रोनाउन एक ही बात है, दोनों के साथ सब्जेक्ट भी आया है। ठीक है, तो ईदर ही इज ड्राउन्ड, या तो वो डूब गया होता, और सम पासिंग शिप्स सेव्ड हिम। अब उसको सेव किसने किया भाई, यहाँ हिम जो है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि डूअर कौन है, अभी तो डूअर कौन है, डूअर हमारे सम पासिंग शिप्स हैं। और ये कैसे लिखे गए, ये प्लूरल लिखे गए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हैव होगा। सम पासिंग शिप्स हैव सेव्ड हिम। ठीक है, या तो पासिंग शिप्स ने उसे बचा लिया होता या फिर वो डूब गया होता। ईदर ही इज ड्राउन्ड और सम पासिंग शिप्स हैव सेव्ड हिम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है ही और दूसरे का सब्जेक्ट प्लूरल है शिप्स। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ही बॉट अ ब्यूटीफुल पैंट एंड गेव द सेम टू हिज सिस्टर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। क्या कहता है ही, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, बॉट अ ब्यूटीफुल पैंट। ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया। ही गेव, उसने दे दिया, क्या दे दिया बेटा, द सेम। तो अगर मैं गेव को कहूं कि ये वर्ब है, तो वर्ब कैसी है, गेव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, गेव एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये डाई ट्रांजिटिव है। मतलब ही गेव मी बुक्स, आप ऐसे भी कह सकते हो ना भाई, आप ये कह सकते हो ही गेव मी, सॉरी ही गेव मी बुक्स। ठीक है, या ही गेव बुक्स टू मी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ही गेव बुक्स टू मी या ही गेव मी बुक्स। ठीक, तो ही गेव द सेम किसको दे दिया, टू हिज सिस्टर, यानी कि हमने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा है, पहले हमने बुक लिखा है यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा है। तो अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसमें दा क्या है, दा आपका आर्टिकल डिटर्मिनर है, तो सेम आपका नाउन होना चाहिए भाई, नाउन होगा तभी तो नाउन फ्रेज बनेगी, और नाउन फ्रेज ही ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। लेकिन ये तो इसमें सेम जो होता है वो तो एक एडजेक्टिव होता है, और द आर्टिकल है वो भी नाउन का काम नहीं करता। तो यहाँ जो हमने लिखा है, ये जो टर्म है ये एडजेक्टिव का काम कर सकती है, फ्रेज एडजेक्टिव हो सकती है, ये नाउन नहीं हो सकती। तो इसको नाउन बना लो। नाउन कैसे बनाएं, नाउन ऐसे बनाएंगे, आप लिखो द सेम पेन, क्या लिखो, द सेम पेन। तो आपने कहा ही बॉट अ ब्यूटीफुल पेन एंड गेव द सेम पेन टू हिज सिस्टर। या तो आप इसको द सेम पेन लिख दो, अगर आप कह रहे हो सर पेन को हम रिपीट क्यों करें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इट होगा। आप इसमें इट लगा लो कि गेव इट टू हिज सिस्टर, वो उसने अपनी बहन को दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसमें गलती क्या हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन में द सेम बिल्कुल प्रॉपर मीनिंग देता है, जो मीनिंग हमें समझ आना चाहिए, लेकिन हम वर्ड्स के जाल में फंस जाते हैं कि वर्ड्स को कैसे यूज किया गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। विनोद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। बताइए क्या आंसर होगा। विनोद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। हम देख पा रहे हैं कि विनोद हमारा कौन है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर।
हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ये इसका प्रेडिकेट हो गया है, एंड आपने कंजंक्शन लगा दिया, तो एंड के पहले जो हैव रिटन है वो कौन लिख चुका है, तो इसका भी तो कोई डूअर होगा, यहाँ इसका भी तो कोई डूअर होगा, और इसका डूअर अगर हम देखें तो इसका डूअर तो विनोद ही है। अगर विनोद ही है तो हैव क्यों आएगा, हैज विल बी द करेक्ट आंसर। तो विनोद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड विनोद हैज रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। अब इसमें विनोद जब 2 बार आ रहा है तो उसको नहीं लिखते, हमने लिख दिया हैव रिटन को हैज रिटन करना होगा, क्योंकि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे ही आपको डबल डबल प्रेडिकेट्स को चिपका देते हैं और बच्चे को समझ नहीं आता है कि कौन कौन सी वर्ब किसके लिए यूज हुई है। तो हमेशा याद रखिए, इफ देयर इज अ वर्ब देयर शुड बी अ डूअर। वो डूअर कौन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब इतना सिर्फ आंखें खोल के और दिमाग खोल के पढ़ना है। You must pay due respect to those who has respect for you. You must pay due respect to those, उनके लिए, who has respect for you। इसमें जो who का यूज हुआ है वो क्या है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर कोई आपसे पूछे कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसा होता है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल होता है, तो आप कहेंगे नो आइडिया, कोई नहीं बता सकता। कोई आपसे पूछे कि क्या रिलेटिव प्रोनाउन मैस्कुलिन होता है, तो आप कहेंगे नहीं आइडिया। कोई आपसे कहे फेमिनिन होता है, कहेंगे नो आइडिया। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का ना तो कोई नंबर होता है, ना ही रिलेटिव प्रोनाउन का कोई जेंडर होता है। तो हम हैज़ क्यों लगा रहे हैं, फिर हैव क्यों नहीं लगा रहे, ये समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है एक एंटीसीडेंट। क्या लगाया जाता है, एंटीसीडेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्वलग्न। ये जो एंटीसीडेंट होता है यही रिलेटिव प्रोनाउन के नंबर को डिसाइड करता है। जैसे अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता, आई नो अ बॉय, आई नो अ बॉय हु राइट्स वेल, आई नो अ बॉय हु राइट्स वेल। मैं एक लड़के को जानता हूं जो बहुत बढ़िया लिखता है, हु राइट्स वेल, हु प्लेज वेल, ठीक है। या ऐसा करते हैं, इसको अच्छा कर लो, हु राइट्स ब्यूटीफुली, या कैलीग्राफी लिखता है, बड़ा सुंदर लिखता है। तो हमने जो राइट्स लगाई किसके लिए लगाया, बॉय के लिए, तो हु कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ दोज के लिए हैज नहीं आएगा, हैव विल बी द करेक्ट आंसर। तो हु कैसा हो गया, हु प्लूरल हो गया। दिस द बेस्ट आंसर। याद रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का ना तो कोई नंबर होता है ना ही कोई जेंडर होता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से ही अपने नंबर और जेंडर को डिसाइड करता है। यदि मैं कह दूं आई नो अ गर्ल, तो हु इज डूइंग हर वर्क होगा, आई नो अ बॉय हु इज डूइंग हिज वर्क होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। नीदर द सैलरी नॉट द वर्क एटमोसफेयर वर गुड इन दैट ऑफिस। आसान क्वेश्चन है। जब किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को, नाउन प्रोनाउन को नीदर नॉर से, ईदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, नीदर द सैलरी सिंगुलर है, नॉट द वर्क सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, एटमॉस्फेयर तो वर्ड नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर वॉज होगा। इजी क्वेश्चन है, नॉट सो डिफिकल्ट। नेक्स्ट आइए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिहेव्स सिस्टरली टू एवरीवन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिहेव्स सिस्टरली टू एवरीवन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ पूरा आ रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, अब वो फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी है ना, लेकिन जब हम सिस्टरली कह रहे हैं तो हमें समझ आ गया लड़की ही होगा। ठीक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिहेव सिस्टरली टू एवरीवन, हर किसी के साथ बहन के जैसा वो मतलब व्यवहार करती है। क्वेश्चन ये है कि सेंटेंस को हम ऐसे समझें कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिहेव, बिहेव क्या है, वर्ब है, हाउ ही बिहेव्स या हाउ शी बिहेव्स लाइक दिस वन, तो ये होना चाहिए एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ से एक रूल शुरू होता है बड़ा प्यारा सा, क्या है वो रूल, ये कहता है कि अगर कोई नाउन है और उसमें प्लस करके एल आप लगा दें, तो जो आंसर निकलेगा वो हमेशा एडजेक्टिव निकलेगा, यानी कि वो एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे वर्ड हुआ ब्रदर, प्लस करके लगा दिया एल, तो आंसर निकला BROTHERLY, ब्रदरली। तो ब्रदरली क्या होगा, ब्रदरली एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही आपने कहा टाइम, टाइम क्या है, नाउन, प्लस एल, तो टाइमली क्या होगा, टाइमली आपका एडजेक्टिव होगा। क्लियर है। स्कॉलर एल, स्कॉलरली, माइजर एल, माइजरली। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल समझेंगे।
दूसरा रूल कहता है यदि कोई एडजेक्टिव है उसमें प्लस करके एल वाई लगा दिया जाए तो आंसर जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, एडवर्ब होगा। कैसे? आपने कहा ब्यूटीफुल और आपने इसमें लगाया एल वाई, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ ब्यूटीफुली। क्या आंसर हुआ? ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली एडवर्ब बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि एडवर्ब बनाना भी आ गया और एडजेक्टिव बनाना भी आ गया, तो क्या ये सिस्टरली सही है? अब इसको ब्रेक करते हैं, ये गलत है। तो ये एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब बना दो। तो कैसे बनाएंगे? इन अ सिस्टरली मैनर। देखो, या तो ये वाला लिख दो इन अ सिस्टरली मैनर, और अगर ए नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इन सिस्टरली मैनर्स, आप ये भी लिख सकते हो इन सिस्टरली मैनर्स। आप ऐसा कुछ भी यूज करें, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आंसर आपका बी पार्ट में क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल डिसीजन। क्या आंसर हुआ? हमने कहा वेदर यू शुड गेट मैरिड, शादी करो अब, और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल डिसीजन। अब पर्सनल डिसीजन किससे लिखा गया? और से। इट मीन चॉइस, ये वाला है ये वाला। जब और से जोड़ा गया तो वर्ब आएगी नियरेस्ट वन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब आर नहीं होगा, इज विल बी द करेक्ट आंसर। तो अभी पहले पढ़ाया था, सेम रूल है। आगे बढ़ते हैं। The general says, soldiers do not fire till I give order. क्वेश्चन बस ये कहता है, द जर्नल सेज कहता है सोल्जर्स डू नॉट फायर, फायर मत करना, टिल आई गिव यू ऑर्डर, जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूं। ये जो टिल होता है इसका मतलब होता है जब, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। यानी कि ये एक नेगेटिव वर्ड है और एक पॉजिटिव वर्ड है। तो वो क्या कह रहा है, जब मैं ऑर्डर दूं तब फायर मत करना, या जब तक ऑर्डर ना दूं, जब तक ऑर्डर ना दूं तो टिल नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर अनटिल होगा। द जर्नल सेज सोल्जर्स डू नॉट फायर अनटिल आई गिव द ऑर्डर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर किस पार्ट में हुआ? आंसर आपके सी पार्ट में हुआ। तो ये थी बच्चों आपकी एक बेहतरीन सीरीज जिसमें मैंने आपके साथ मिलके 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। और अब बात आती है बैचेस को लेके। अगर आप CDS-1 2026 या CDS-2 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए CDS का बैच लाइव है जिसे आप आज से एंजॉय कर सकते हैं। OTA का बैच भी आपके लिए लाइव है जिसे आप आज से ही पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, 3000 से ज़्यादा पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड हैं, एडवांस्ड ट्रैकिंग जो एनालिटिक्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप 2025 के लिए तैयारी करें CDS-2 के लिए तो भाई आपके लिए रिवीजन कोर्सेज हैं जो इस समय हो सकते हैं। आप कोई भी रिवीजन कोर्स परचेज कर सकते हैं। उससे अलग बच्चे कुछ यूनिक चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, यूनिक सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो कैप्सूल कोर्सेज अलग अलग हैं। कासिफ सर का कैप्सूल कोर्स है, मेरा इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स है, दीपेंद्र सर का मैथ्स का कैप्सूल कोर्स है, अभिषेक सर का इंग्लिश का ज्योग्राफी का कोर्स है, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर का कासिफ सर और अभिषेक सर का कोर्स है। साथ के साथ टेस्ट सीरीज आपके लिए है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं बिफोर एग्जाम, होता है ना एग्जाम से पहले अपने स्किल्स को चेक कर लेते हैं टेस्ट सीरीज से, तो आप पूरे CDS की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, OTA, या किसी सब्जेक्ट में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप उसकी भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उससे अलग बात करें अगर हम, तो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो आप ये कोई भी हैंड रिटन नोट्स भी अपने लिए ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जो नोट्स चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। सारे नोट्स आपके लिए प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। आज डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है, AI स्टडी प्लानर को यूज़ करके देखना है, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज को पढ़ना है, मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, और मतलब ये सब आपको फ्री मिलता है। उससे अलग 7800099699 ये आपके लिए हमारा नंबर है जिसे आप लोग यूज़ करें, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास, स्टे कनेक्टेड। हेल्पलाइन नंबर को नोट जरूर कर लेंगे, 7800099699। और डिजिटल वेंचर्स हमेशा खुश होता है जब आप लोग कॉल करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट्स को मॉडरेट करने की,
आप मुझसे और कोई क्लासेस चाहते हैं बिफोर एग्ज़ाम, कोई तरीके का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, कैसी भी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपकी जो भी डिमांड्स एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पूरी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।